अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस मेडिसिन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर्स बताएंगे, एक्सरे चेंजेस बताएंगे और इसके अलावा ट्रीटमेंट और ये सब कुछ। एक्सरे पे क्या क्या चीज़ें आई हैं, कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स कौन कौन से हैं इसके, और सब कुछ। ओस्टियोआर्थराइटिस होती क्या है? वेयर एंड टियर जो जॉइंट्स हैं उसे हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये तो एक साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिनके साथ फॉर एग्जाम्पल दो बोन है, वो मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है ना। उनके दरमियान में स्पेस भी होती है, तो मोस्टली अफेक्टेड साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इसमें। और साइनोवियल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं ये बताता हूँ। इसमें होता क्या है, इम्बैलेंसमेंट होता है कार्टिलेज, एक तो कार्टिलेज का इम्बैलेंसमेंट होता है और इसके अलावा कॉन्ड्रोसाइट्स रिस्पॉन्स, इन दोनों के इम्बैलेंसमेंट की वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होती है पेशेंट में। और रिस्क फैक्टर कौन कौन से, एक तो ऑक्यूपेशन है कि वो काम कौन कौन सा कर रहा है, ठीक है ना। एक फार्मर है तो वो किस टाइप का काम कर रहा है, और इसके अलावा एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा वुमेंस में ज़्यादातर नज़र आती है ये, पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेंस में फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए, और फैमिली टू फैमिली रन भी करती है ना ये डिजीज़ इस वजह से। और ओबीज जो पेशेंट हैं और वो मतलब ये शिकायत करते हैं कि यार हमारी बोन में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है। कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स, अब इसमें जॉइंट्स कौन कौन से कॉमनली अफेक्टेड होंगे। अच्छा, इसमें जो जॉइंट्स होंगे ना वो यूजुअली जिस तरह फीमेल्स आती हैं तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है या कंधों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो एक तो हिप्स जॉइंट्स ज़्यादातर कॉमनली देखे जाते हैं, और इसके अलावा नी, ठीक है। और इसके अलावा डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जो जॉइंट्स होते हैं हमारे हैंड के, वो मतलब डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स एट द बेस ऑफ द थंब, मतलब ईएमसी, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स एट द बेस ऑफ थंब। लंबर स्पाइन, वो कहते नहीं हमारी कमर में इतना ज़्यादा शदीद पेन रहता है। और इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन, ये वही कंधों वाली बात ही आ गई कि गर्दन को मूवमेंट जब करती हूँ तो फिर पेन होता है, या इस तरह की कोई ना कोई कंडीशन लेके आता है पेशेंट। तो ये तो कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट्स आ गए, इसके एज आ गई, ऑक्यूपेशन आ गई, ये सारा कुछ मतलब इसके रिस्क फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और एक्सरे पे क्या चेंजेस आती हैं, जो एक्सरे पे चेंजेस आती है ना वो आपने याद रखनी है। किस तरह याद रखनी है? लॉस निमोनिक्स के साथ, लॉस निमोनिक। अब एक्सरे पे चेंजेस क्या आती हैं? लॉस, LOSS। लॉस से क्या बनता है? एल से लॉस ऑफ स्पेस, जॉइंट्स, लॉस ऑफ जॉइंट। जब भी आप एक्सरे पकड़ के देखेंगे तो आप इन्हें ये चीज़ें देख लेने हैं। ओस्टियोफाइट्स मतलब बोनी स्पर। ओस्टियोफाइट्स होता क्या है इसमें कि बोन जो है ना वो मतलब बाहर से नोकदार सी निकलनी शुरू हो जाती है पर। इसके अलावा सब आर्टिकुलर सेक्लोरोसिस, सब आर्टिकुलर सेक्लोरस, ठीक है। और इसके अलावा सब कॉन्ड्रल सिस्ट। फॉर एग्जांपल एक एक्सरे आपको बना के दिखाता हूँ कि इस तरह का होता है पेशेंट। फॉर एग्जांपल ये एक फीमर है, ठीक है। फीमर है, टीबिया और फिब्यूला आ गई, बोन आ गई। नॉर्मली जो स्पेस होती है ये टीबिया और फिब्यूला आपस में जुड़ी तो होती हैं लेकिन बस बन गई है। ओके, तो इसमें होता क्या है कि एक तो इनमें स्पेस ख़त्म हो जाएगी या आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, सॉरी वो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है। और लॉस ऑफ, ये तो एक बात आ गई ना, लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, एल हो गया। इसके अलावा बात आती है ओ की। अभी ओस्टियोफाइट्स की बात आती है, बोनीस पर। इसमें क्या होता है, इस तरह बोन निकलनी शुरू हो जाती हैं बाहर से, ठीक है। एक्सरे पे इस तरह की बोन आपको नज़र आएंगी, तो इस तरह करके, ठीक है। ये ओस्टियोफाइट्स आ गए। इसके अलावा सब कॉन्ड्रल सिस्ट, जिसमें क्या होता है एक फ्लूइड फिल्ड होल्स होते हैं बोन्स में, मतलब बोन में एक फ्लूइड फिल्ड होल्स होने शुरू हो जाते हैं, वो भी आपको एक्सरे पे नज़र आएगा। और इसके अलावा सब आर्टिकुलर सेक्लोरोसिस, वो क्या होती है, वो ये होती है कि बोन की डेंसिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, मतलब बोन बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब ये एक ये बोन है ना, फॉर एग्जांपल ये बोन है, तो बोन बढ़ना शुरू हो जाएगी, साइज़ बढ़ जाएगा उसका, तो उसे हम कहेंगे सब आर्टिकुलर सेक्लोरोसिस, जो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। एक तो बोन बढ़ेगी, बोनी स्पर आएगा, फ्लूइड फिल्ड स्पेस आएगी, और इसके अलावा बोनी जॉइंट्स के दरमियान में स्पेस ख़त्म हो जाएगी। ये इसके एक्सरे में आता है, ठीक है। तो ये अब पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, प्रेजेंटेशन किस तरह होती है पेशेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब हम डायग्नोस करना है ना हमने, तो हमें पता तो लगना चाहिए किस तरह पेशेंट आता है। तो प्रेजेंटेशन में एक तो वो फीमेल होगी ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं हमेशा लेकिन ज़्यादातर फीमेल। जनरल साइंस जो होंगे ना, आपको बल्कि बोन इनलार्जमेंट ऑफ द जॉइंट्स नज़र आएंगी, मतलब बल्कि बोन आपको नज़र आएंगी, ठीक है। और उन्हें हम मूवमेंट करवाएंगे, उसे कहेंगे कि आप मूवमेंट करें, मतलब अपनी टांग को हिलाएं। तो इस टांग पे एक मूवमेंट पे आके वो कहेगी मेरे से ज़्यादा हिलाई नहीं जा रही टांग, ठीक है। क्रेपिटस ऑन द मूवमेंट, जब आप टांग को हिला रहे होंगे ना या किसी भी चीज़ को, तो आपको आवाज़ आएगी,
वो आवाज़ आप फील भी कर सकते हैं, या तो आपको हल्की सी सुनाई भी देगी, सुनाई ना दी तो आप जब हाथ लगाएंगे ना जॉइंट्स पे, नी जॉइंट पे, तो आपको वो फील होती नज़र आएगी, उस पर साउंड आएगी, ठीक है। और फ्लूइड अराउंड द जॉइंट्स आपको नज़र आएगा, इफ्यूजन हो सकती है। जनरल साइंस ये बात आ गई। और जो साइंस इन द हैंड क्या आएंगे, हैंड में वही डिप पिप, मतलब डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जो जॉइंट्स हैं वो, और एक और भी था डिप का, मैंने बता दिया था ना, डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स और पिप जो जॉइंट्स हैं, इन दोनों जगहों पे नोड्स नज़र आएंगे आपको। अब डिस्टल इंटरफ्रेंजियल पे जो आएंगे और प्रोक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जो हैं प्रोक्सिमल जॉइंट्स पे वो आएंगे। डिप पे आएंगे हैबर्डन्स नोड, और जो पिप है उस पे आएंगे बुचर्ड्स नोड, ठीक है। और वीक ग्रिप होगी पेशेंट की, वो क्यों? क्योंकि देखो उसे हम कहेंगे हाथ पकड़ो मेरा ज़ोर से, वो नहीं पकड़ पाएगा। और मूवमेंट की भी उसकी एक रिड्यूस हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सारी बात है बोन पे नोट्स बनने शुरू हो चुके हैं और सारा कुछ वो ना इस तरह के होते हैं। अब मेरा तो यहाँ पे लिख लिख के वो हो चुका है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये तो मेरा लिख लिख के इस तरह हो चुका है, नोट बन चुके हैं ना, ये एक पे मुझे तो नहीं है खैर, लेकिन ये इसी तरह के उसे ना नोड होने बनने शुरू हो जाएंगे इस तरह के, ठीक है। और ये यहाँ पे बन जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे हैबर्डन्स नोड, ठीक है। और अगर यहाँ बनेंगे तो हम उसे कहेंगे बुचर्ड्स नोड, ठीक है। पेशेंट कहेगा मेरी कमर पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और नी पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। डायग्नोसिस हम क्या बताएंगे इसका, नाइस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, मतलब जो यूके की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ओके नाइस की गाइडलाइन आप चेक कर लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा बता रहे होते हैं। नाइस गाइडलाइन में क्या होता है कि डायग्नोसिस का कैन मेड विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराए बगैर भी इसका डायग्नोस बना सकते हैं। वो कैसे? अगर पेशेंट है 45 ईयर ओवर, ठीक है। सेकेंडली टिपिकल पेन एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें पेन हो रहा है उसे, और उसे नो मॉर्निंग स्टिफनेस, कोई उसे सुबह टाइम इस तरह की पेन नहीं हो रही जिस तरह की रोमाटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में तो होती है ना। और रोमाटॉइड आर्थराइटिस में जो पेशेंट में काम करने से पेन कम होती है, ठीक है, और इसमें काम करने से बढ़ती है पेन ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ये भी इसका एक ना फाइंडिंग होता है, की फाइंडिंग के। और मैनेजमेंट में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और इस तरह की जो ड्रग्स, मतलब मल्टी वाइटामिन जो हैं वो देना शुरू कर देंगे, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या इस तरह की जो ड्रग्स जिसमें कार्टिलेज टाइप, क्योंकि हमारी जॉइंट्स की दरमियान में कार्टिलेज होते हैं ना, तो उसे बूस्ट अप कर देती है, मतलब बनाती रहती है। और सेकेंडली हम टॉपिकल एनसिड भी देंगे और ओरल एनसिड भी देंगे। एक तो वो मतलब मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का, एक तो पेशेंट को हम उसकी साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली उसे थोड़ी सी एडवाइस देते हैं कि ये देखें आपको जो मसला है ये आपको एक तो ख़ानदानी मसला है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना वेट जो है वो लूज़ करें, अपना वज़न जो है अपना कम करें, ताकि आपके जो जो हड्डियाँ हैं उन पर वज़न कम पड़ेगा, जिस वजह से आप जो है पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इसके अलावा हम थेरापेटिक एक्सरसाइज देते हैं, उन्हें सर्टन मूवमेंट देते हैं, मतलब उन्हें कहते हैं इस तरह मूव करनी है अपनी लेग्स को ताकि आपकी जो पेन है वो कम हो। ऑक्यूपेशन थेरेपी देते हैं, अगर वो अल्टरनेटिव कोई और काम कर लें या वो काम कर रहे हैं तो उसमें ये एक्टिविटीज़ ना करें ताकि उनकी पेन कम हो जाए। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट हम एनसिड देते हैं और एनसिड ओरली देते हैं, और दूसरा टॉपिकल देते हैं। टॉपिकल न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट लाइन ऑफ आर न्यू ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा टॉपिकल। ओरल एनसिड जो है वो अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडेंस हम पेशेंट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। और प्रोटॉन पंप इनहिबिट कर देती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से पेशेंट में गैस्ट्राइटिस हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, इन्हें जीआईटी इश्यूज हो सकते हैं, रीनल इश्यूज हो सकते हैं, रीनल एक्यूट इंजरी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो सकते हैं। एस्पाइरिन वाले पेशेंट को एनसिड नहीं देते ज़्यादा क्योंकि वो काफ़ी इश्यूज करती है, और इसके अलावा एस्थमा इंड्यूस करती है। दैट्स वाई वी आर गिवन फॉर शॉर्ट टर्म नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अलावा इंट्राआर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा देते हैं, उसमें पेशेंट में कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ख़राब होगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि कार्टिलेज को निकाल के दूसरा आर्टिफिशियल लगा देते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज होते वो जो पेशेंट है उसकी मूवमेंट थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन पेशेंट की पेन नहीं होती, उसे एनसिड यूज़ नहीं करनी पड़ती। मेडिकेशन नोट्स में क्या आता है, एनसिड तो बता दिया। इसके अलावा हम क्रोनिक पेन के लिए क्या देते हैं, मतलब हम एनसिड शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, तो क्रोनिक के लिए क्या देंगे, ओपिएट्स देते हैं। ओपिएट्स जो होती हैं वो एक तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो एसोसिएटेड मतलब कम है एज़ कम्पेयर टू जीआईटी ओपिएट्स के। और इसके अलावा जो क्रोनिक पेन वाला जो पेशेंट है उसके लिए
रेगुलर यूज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं करते, इसका कॉन्डेंटेन सल्फेट वगैरह इस तरह की ड्रग्स दे देते हैं, ग्लाइकोसामिन और ग्लाइकेन, जो कि बूस्टअप करें, और मल्टीवाइटामिन्स वगैरह प्रेस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट में। और बस यही है, एनसीड नहीं देते, बस ये याद रखना लॉन्ग टर्म।